नमस्कार। आज हम एक बहुत ही दिलचस्प विचार पर बात करने वाले हैं। ऑटोमेटिक करोड़पति। सुनने में तो बड़ा अच्छा लगता है ना। हमारे पास कुछ स्रोत हैं, एक किताब के अंश समझ लीजिए, जो कहते हैं कि अमीर बनने के लिए कोई बहुत ज्यादा मेहनत या शानदार किस्मत या कोई बहुत बड़ी तनख्वाह जरूरी नहीं है। हाँ, बिल्कुल। बल्कि बात है सही फाइनेंशियल आदतें बनाने की और फिर उन्हें एक ऑटोमेटिक सिस्टम में ढालने की। तो क्या ये वाकई इतना आसान हो सकता है? आज हम इसी की तह तक जाएंगे, देखेंगे कि ये स्रोत क्या कहते हैं और समझेंगे कि क्या सच में रोज के छोटे ऑटोमेटिक कदम हमें लंबे समय में बड़ी दौलत दिला सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं। हाँ, और ये वाकई में एक मतलब काफी सोचने वाला नजरिया है, क्योंकि ये उस आम धारणा को चुनौती देता है जो हम सबके मन में कहीं ना कहीं बैठी हुई है। किस तरह की धारणा? ये कि भाई बचत या निवेश वो तो तब करेंगे जब पैसा ज्यादा आएगा, जब खर्चे पूरे हो जाएंगे और कुछ एक्स्ट्रा बचेगा। हाँ, ये तो बहुत लोग सोचते हैं। बिल्कुल। और इसी सही समय के इंतजार में अक्सर शुरुआत ही नहीं हो पाती। लेकिन ये स्रोत बिल्कुल उल्टी बात करते हैं। वो कहते हैं शुरुआत आज करनी है, अभी, आपकी इनकम चाहे जो भी हो। अच्छा। हाँ, अपनी कमाई का एक हिस्सा पहले से तय करके ऑटोमेटिकली बचत और निवेश में डालना। यहीं से असल में ऑटोमेटिक करोड़पति बनने का सफर शुरू होता है। आपने कहा पहले से तय करके। हम्म। स्रोतों में एक सिद्धांत का जिक्र बार बार आता है, पहले खुद को भुगतान करें। पे योर सेल्फ फर्स्ट। सुनने में थोड़ा अजीब है, अपनी ही कमाई से खुद को पेमेंट। इसका क्या मतलब है? स्रोत समझाते हैं इसे। हाँ, बिल्कुल समझाते हैं। और ये सिद्धांत जितना सीधा है ना, हाँ? वो उतना ही पावरफुल भी है। इसका सीधा सा मतलब है, जैसे ही आपकी सैलरी या इनकम आपके अकाउंट में आए, किसी भी और बिल को भरने से पहले, किराया देने से पहले, कोई और शॉपिंग करने से पहले, आप अपनी इनकम का एक तय हिस्सा, मान लीजिए 5%, 10%, 15%, जो भी आपने तय किया हो, उसे बचत और निवेश के लिए अलग कर देते हैं। अच्छा, मतलब ये पहली प्रायोरिटी है। बिल्कुल। स्रोत कहते हैं ये आपकी पहली फाइनेंशियल जिम्मेदारी है अपने भविष्य के लिए। तो बचत वो नहीं है जो महीने के आखिर में बच जाए। बचत वो है जो आपने सबसे पहले अलग निकाल दिया। ये तो सोच बदलने वाली बात है। हाँ, ये माइंडसेट शिफ्ट है। अब बचत को एक जरूरी चीज बना रहे हैं, कोई ऑप्शन नहीं। लेकिन कहना आसान है, हर महीने याद रखना, पैसा ट्रांसफर करना, इसमें तो चूक हो सकती है। यही शायद ऑटोमेशन का रोल आता है ना? एकदम सही पकड़ा। स्रोत यही तो कहते हैं, सिर्फ इरादा रखना काफी नहीं होता, सिस्टम बनाना पड़ता है। ऑटोमेशन इसी पे योरसेल्फ फर्स्ट को मुमकिन बनाता है। कैसे? मतलब क्या तरीके हैं? आप बैंक को एक स्टैंडिंग इंस्ट्रक्शन दे सकते हैं। जैसे ही सैलरी आए, एक फिक्स्ड अमाउंट अपने आप आपके सेविंग्स या इन्वेस्टमेंट अकाउंट में चला जाए, जैसे म्यूचुअल फंड SIP हो गया या कोई रिटायरमेंट अकाउंट। अच्छा, ऑटो डेबिट जैसा। हाँ, बिल्कुल। तो वो पैसा आपकी नजरों से, आपके खर्च करने वाले अकाउंट से हट गया, उसे खर्च करने का मन भी कम करेगा। फैसला एक बार लेना है, सिस्टम सेट करना है, फिर वो आपके लिए काम करता रहता है बिना आपके कुछ किए। स्रोत कहते हैं कि ये तरीका है अपनी इच्छा शक्ति की कमजोरी से पार पाने का। ये हुई बचत को प्राथमिकता देने और उसे ऑटोमेट करने की बात, ठीक है। लेकिन स्रोतों में एक और बड़ा मजेदार शब्द है, लाटे फैक्टर। नाम से लगता है कॉफी से जुड़ा है। क्या ये सिर्फ यह है कि महंगी कॉफी मत पियो? हाँ भी और नहीं भी। देखिए, लाटे फैक्टर असल में एक सिंबल है, एक तरह का रूपक। ये सिर्फ उस रोज की महंगी कॉफी के बारे में नहीं है, ये उन सभी छोटे छोटे गैर जरूरी खर्चों के बारे में है जिन पर हमारा ध्यान ही नहीं जाता। जैसे रोज बाहर का कोई स्नैक ले लिया, पानी की बोतल खरीद ली जबकि घर से ला सकते थे, कोई ऑनलाइन सेल देखी और कुछ ऐसा मंगा लिया जिसकी शायद जरूरत नहीं थी, या कोई सब्सक्रिप्शन ले रखा है जिसका इस्तेमाल ही नहीं करते। स्रोत कहते हैं कि ये खर्चे अकेले में देखो तो बहुत छोटे लगते हैं, 100 रुपए यहाँ, 50 रुपए वहाँ। हाँ, पता भी नहीं चलता। सही कहा। लेकिन जब आप इनको जोड़ते हैं ना, महीने भर का, साल भर का, तो ये अच्छी खासी रकम बन जाती है। तो स्रोत कह रहे हैं कि पहले तो इन छोटे खर्चों को पहचानो, फिर इन्हें कम करो, और फिर उस बचे हुए पैसे का क्या करना है? बिल्कुल। पहचानना पहला स्टेप है, दूसरा है उस पैसे को बचाना, और सबसे जरूरी उसे रेगुलरली इन्वेस्ट करना। स्रोत बताते हैं कि अगर आप रोज के सिर्फ मान लीजिए 100-150 रुपए के ऐसे फालतू खर्चे बचा लें, हाँ, ठीक है, और उसे हर महीने यानी करीब 3,000 से 4,500 रुपए किसी अच्छी इन्वेस्टमेंट स्कीम में जैसे SIP में डाल दें, तो एक चीज होती है चक्रवृद्धि ब्याज, कंपाउंडिंग। उसकी वजह से ये छोटी सी रकम भी 20, 25, 30 सालों में एक बहुत बड़ी, शायद लाखों की रकम बन सकती है। अच्छा, लाखों में सिर्फ रोज के 100-150 रुपए से? हाँ,
ये सिर्फ कॉफी छोड़ने से अमीर बनना नहीं है, ये उस सिद्धांत को समझना है कि छोटे लेकिन लगातार किए गए निवेश समय के साथ कितना बड़ा फर्क ला सकते हैं। ये अपॉर्चुनिटी कॉस्ट पहचानने जैसा है। आज जो छोटा सा पैसा खर्च कर दिया वो भविष्य में कितना बड़ा हो सकता था अगर सही जगह लगता। आपने कंपाउंडिंग या चक्रवृद्धि ब्याज का जिक्र किया। ये शब्द सुना तो बहुत है, लेकिन क्या स्रोत इसे आसान शब्दों में समझाते कि ये है क्या और इतना पावरफुल क्यों है? हाँ, स्रोत इसे ऑटोमेटिक करोड़पति बनने का इंजन बताते हैं। समझिए, चक्रवृद्धि ब्याज का सीधा मतलब है कि आपको सिर्फ अपने लगाए हुए पैसे मूलधन पर ही रिटर्न नहीं मिलता, बल्कि उस रिटर्न पर जो आपने कमाया है उस पर भी आपको और रिटर्न मिलता है। अच्छा, मतलब रिटर्न पर रिटर्न। हाँ, पैसे से पैसा बनाना, ऐसा समझ लीजिए। पहले साल शायद रिटर्न छोटा सा लगे, लेकिन अगले साल आप अपने बढ़े हुए पैसे पर रिटर्न कमाएंगे, फिर उससे अगले साल और बढ़े हुए पैसे पर। समय के साथ ये असर बहुत तेजी से बढ़ता है। इसे स्नोबॉल इफेक्ट भी कहते हैं ना, जैसे बर्फ का छोटा गोला पहाड़ी से लुढ़कते हुए बड़ा होता जाता है। वाह। श्रोत शायद उदाहरण भी देते होंगे कि कैसे शुरुआत में पैसा धीरे धीरे बढ़ता है, लेकिन आखिरी के कुछ सालों में एकदम से उछाल मारता है। इसीलिए लंबे समय तक इन्वेस्टेड रहना बहुत जरूरी है, ताकि कंपाउंडिंग अपना जादू दिखा सके। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर कोई इन प्रिंसिपल्स को फॉलो करे, पे योरसेल्फ फर्स्ट, लाटे फैक्टर वाले खर्चों को इन्वेस्ट करना और सब कुछ ऑटोमेट करना, तो फिर डिसिप्लिन या विल पावर से ज्यादा जरूरी है एक अच्छा सिस्टम बना लेना। क्या स्रोत का निष्कर्ष यही है? बिल्कुल, स्रोतों का ये सेंट्रल आर्ग्यूमेंट है। देखिए, इंसान का स्वभाव होता है टाल-मटोल करना, भावनाओं में बहकर फैसले लेना, अभी के मजे को पहले देखना। हाँ, ये तो होता है। हम सब सोचते हैं चलो अगले महीने से पक्का बचाऊंगा, या तनख्वाह बढ़ जाए तब इन्वेस्ट करूंगा। स्रोत कहते हैं इच्छा शक्ति भरोसेमंद नहीं है, खासकर लंबे टाइम तक। लेकिन एक ऑटोमेटिक सिस्टम वो भरोसेमंद है। कैसे? जब आपकी बचत और निवेश ऑटोमेटेड हैं, बैंक से ऑटो डेबिट होकर एसआईपी जारी है या सैलरी से ही प्रोविडेंट फंड कट रहा है, तो ये आपकी याददाश्त पर, आपके मूड पर या उस महीने कितने खर्चे आ गए इस पर निर्भर नहीं करता। बात तो सही है। आपको हर महीने वो मुश्किल फैसला नहीं लेना पड़ता कि क्या मैं बचा पाऊंगा या कहाँ लगाऊं पैसा। सिस्टम आपके लिए वो काम कर रहा है, बैकग्राउंड में, लगातार, बिना चूके। ये डिसिप्लिन को सिस्टम में डालने का तरीका है, बिना रोज अपनी विल पावर को टेस्ट किए। ये तो वाकई में बहुत बढ़िया तरीका लगता है, अपनी ही कमजोरियों को टेक्नोलॉजी और सिस्टम से मात देना। लेकिन क्या ये प्रोसेस सिर्फ पैसा अलग रखने और इन्वेस्ट करने तक ही है? स्रोत लंबी अवधि तक निवेशित रहने पर भी जोर देते हैं। उसका क्या महत्व है? हाँ, ये पजल का आखिरी लेकिन बहुत जरूरी पीस है। देखिए, ऑटोमेशन ने ये पक्का किया कि पैसा रेगुलरली इन्वेस्ट हो रहा है। ठीक है। कंपाउंडिंग ये पक्का कर रही है कि वो पैसा समय के साथ बढ़ेगा। लेकिन इन दोनों का पूरा फायदा उठाने के लिए चाहिए लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग, लंबी अवधि का नजरिया। स्रोत समझाते हैं कि बाजार, खासकर शेयर बाजार या इक्विटी वाले म्यूचुअल फंड शॉर्ट टर्म में ऊपर नीचे होते हैं, बहुत वॉलेटाइल होते हैं। ये उनकी फितरत है। हाँ, वो तो रोज देखते हैं। तो अगर आप रोज रोज अपने इन्वेस्टमेंट को देखकर घबराएंगे या बाजार गिरा तो डरकर पैसा निकाल लेंगे तो गड़बड़ हो जाएगी। बिल्कुल, आप कंपाउंडिंग के फायदे से चूक जाएंगे और हो सकता है लॉस भी कर बैठे। लंबा नजरिया आपको ये उतार चढ़ाव झेलने की हिम्मत देता है। स्रोत शायद हिस्टोरिकल डेटा भी दिखाते होंगे कि लंबे समय में मार्केट्स ने अच्छा ही परफॉर्म किया है, महंगाई को मात दिए। अच्छा। ऑटोमेशन यहाँ भी मदद करता है, क्योंकि पैसा अपने आप कट रहा है, लग रहा है, तो आप रोज रोज के मार्केट के शोर से थोड़ी दूर रहते हैं, इमोशनल फैसले कम लेते हैं। तो संदेश साफ है, ऑटोमेट करो, इन्वेस्ट करो और फिर सब्र रखो, उसे बढ़ने का टाइम दो। तो अगर हम इस पूरी बातचीत को समेटें जो हमने स्रोतों के आधार पर की, तो मुख्य बातें ये निकल कर आती हैं। पहला, इनकम आते ही उसका एक हिस्सा बचत और निवेश के लिए निकालो। पे योरसेल्फ फर्स्ट रूल, इसे प्रायोरिटी बनाओ। हाँ। दूसरा, अपने छोटे मोटे फालतू खर्चे यानी लैटे फैक्टर पहचानो, कम करो और उस पैसे को भी इन्वेस्ट करो। बिल्कुल। तीसरा और शायद सबसे जरूरी, इस पूरे प्रोसेस को बचत से निवेश तक जितना हो सके ऑटोमेट कर दो। एसआईपी, बैंक मैंडेट, रिटायरमेंट कंट्रीब्यूशन, इन सब का इस्तेमाल करो। और चौथा, लंबा सोचो, लॉन्ग टर्म नजरिया रखो और कंपाउंडिंग को अपना काम करने दो। एकदम सही।
आपने बिल्कुल ठीक सार निकाला है। और ये तरीका इसलिए इतना असरदार माना जाता है क्योंकि ये अमीर बनने के प्रोसेस को किसी मुश्किल फाइनेंशियल ज्ञान या कोई खास टैलेंट या फौलादी इच्छा शक्ति पर निर्भर होने से हटा देता है। अच्छा। स्रोत इसे एक तरह से डेमोक्रेटिक तरीका बताते हैं, एक ऐसा प्रोसेस जिसे लगभग हर कोई, चाहे इनकम कम हो या ज्यादा, अपना सकता है और समय के साथ धीरे धीरे लेकिन निश्चित रूप से वेल्थ बना सकता है। ये फाइनेंशियल प्लानिंग को डरावना या बोरिंग नहीं, बल्कि एक आसान, मैनेज करने लायक और लगभग अदृश्य सा प्रोसेस बना देता है। जैसा किताब का टाइटल ही सुझाता है, ये आपको ऑटोमेटिक तरीके से फाइनेंशियली सिक्योर बनने में मदद कर सकता है, बिना हर कदम पर चिंता किए। ये सब सुनने के बाद तो लगता है कि स्रोत एक बहुत ही साफ और प्रैक्टिकल रास्ता दिखा रहे हैं। वो बता रहे हैं कि करोड़पति बनना कोई रॉकेट साइंस नहीं, बल्कि एक ऑटोमेटिक प्रोसेस हो सकता है, एक सिस्टम जिसे आप सेट करके काफी हद तक भूल सकते हैं। हाँ, काफी हद तक। तो अगर तरीका इतना सीधा है, इतना लॉजिकल है और इतना असरदार बताया जा रहा है, तो फिर ये सोचने वाली बात है कि आखिर क्या चीज है जो ज्यादातर लोगों को इसे शुरू करने से रोकती है या फिर शुरू करके टिके रहने से रोकती है। ये गहरा सवाल है। क्या ये सिर्फ जानकारी की कमी है, या वो शुरुआत करने का आलस जो हम सब महसूस करते हैं, या पैसे को लेकर कोई डर बैठा हुआ है, कोई अविश्वास हो सकता है, या फिर समाज का, विज्ञापनों का वो प्रेशर जो हमें लगातार खर्च करने को कहता है कि अभी जियो, कल किसने देखा। ये एक ऐसा सवाल है जिस पर शायद इन स्रोतों को पढ़ने या सुनने वाले को खुद सोचना हो।